आपको NJSA का पार्ट 16 मतलब 16 होगा। इसमें हम यहाँ 16 होगा, पार्ट 16। इसके अंतर्गत हम भारत के जो द्वंद्व है उनको पढ़ते हैं। देखिए, ये कहता है सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक का समय नित नई करवटें बदली है। सभ्यताओं ने नित नए रूप धरे हैं। सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक समय ने नित नई करवटें बदली है। सभ्यताओं ने नित नए रूप धरे हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है के ही अनुरूप सतत विकास और परिवर्तन का दौर चलता ही रहा है। यह निरंतर गतिमान परिवर्तन सीधा सपाट या एक रेखीय न होकर अनेक उतार चढ़ावों से युक्त उथल पुथल भरा जटिल और बहुरेखीय रहा है। इस जटिलता का स्पष्ट कारण है मानव का सतत द्वंद्व, उसका चिरंतर चिंतन, उसका अनवरत ऊहापोह और उसकी निरंतर आशाएं और उसकी निरंतर आशंकाएं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि देखिए यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि क्या द्वंद्व होना कोई अप्राकृतिक या अस्वाभाविक बात है। अतः भारत इस विशाल एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के लिए विविध क्षेत्रों में द्वंद्वों का होना अवश्यभावी एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। वस्तुतः देखा जाए तो भारत का विचार एक सतत विकास की प्रक्रिया से विकसित हुआ विचार है। यूँ तो भारत राष्ट्र की भौगोलिक अवधारणा प्राचीन काल में ही दिखती है, परंतु महज भौगोलिक दशा से राष्ट्र राज्य की अवधारणा विकसित नहीं होती। चाहे अशोक या कनिष्क अथवा समुद्रगुप्त का शासन रहा हो, या शेरशाह सूरी अकबर अथवा दिल्ली सल्तनत की हुकूमत, दक्षिण में चोल चेर पांड्या का शासन रहा हो, या पश्चिम में मराठे विजयनगर साम्राज्य या सिख रियासतें। भारत अक्सर केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत हुकूमतों से शासित होता रहा है। आज के स्वतंत्र भारत का वास्तविक स्वरूप पहले से किसी भी सम्राट के काल में पूरी तरह स्थापित नहीं रहा है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों की एक रूप प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था था। रेलवे डाक तार की संचार सुविधाओं का भारतीय राष्ट्र राज्य के अधुनातन स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 350 से ज़्यादा रजवाड़ों वाला हिंदुस्तान आज एक संप्रभु, स्वतंत्र एवं एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप धारण कर चुका है। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत स्वयं एक लघु विश्व है। निस्संदेह इडियोलॉजी एवं भारत पर अध्ययन करने वाले विद्वानों ने एक स्वर में माना है कि भारत विविधता एवं बहुलताओं के मामले में विश्व का एक अनूठा और दिलचस्प देश है। किस्म किस्म की भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, लोकगीत, नृत्य, धर्म संप्रदाय, नृत्य। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत विविधता एवं बहुलताओं के मामले में विश्व का एक अनूठा और दिलचस्प देश है। किस्म किस्म की भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, लोकगीत, नृत्य, धर्म संप्रदाय, सामाजिक संरचना एवं संस्थाएं इस मुल्क को बेहद बहुलतावादी और वैविध्यपूर्ण मुल्क बनाती है। लिहाजा इस विशाल बहुभाषा भाषी एवं बहुसांस्कृतिक देश की अपनी विधि, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जनसांख्यिकी, पर्यावरणीय और भाषाई विभिन्नताएं तथा विशिष्टताएं मौजूद है, जो इस देश की विविधता में एकता की खूबी की पुष्टि करती है। फिर यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय समाज की संरचना स्वयं में पर्याप्त जटिल है। यहाँ समाज ग्रामीण, उपनगर या नगरीय, महानगर या जनजातीय, पहाड़ी जैसे तमाम वर्गों और उपवर्गों में बटा हुआ है। साथ ही समाज में विभिन्न कमजोर एवं वंचित वर्गों के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, सीमांत कृषक, असंगठित मजदूर, ट्रांसजेंडर, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन आदि शामिल है, जिन्हें शेष समाज के विशेष रूप से संवेदनशील एवं सहयोगात्मक रवैये की आवश्यकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या आगे देखिए, सामाजिक दृष्टि से भारत का द्वंद्व हमारे सामने विभिन्न द्वंद्व मसलन एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार, जातिवादी जाति विहीन समाज, ग्रामीण नगरीय द्वंद्व, विवाह संन्यास का द्वंद्व आदि के रूप में दिखाई देता है। आर्थिक नजरिए से भी भारत के सामने द्वंद्वों की बहुतायत रही है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही भारत के नीतिपरक आर्थिक द्वंद्व शुरू हो गए। राष्ट्रपिता गांधी जी जहाँ ग्राम स्वराज को आर्थिक विकास की धुरी मानते हुए सर्वोदय, पंचायती राज, हस्तशिल्प, स्वरोजगार एवं ट्रस्टीशिप को बढ़ावा देना चाहते थे, वहीं पंडित
नेहरू का झुकाव औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश को तीव्र औद्योगिकरण एवं कल कारखानाओं के ऑक्सीजन से प्राण देने की ओर था। साथ ही निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक वरीयता देने का द्वंद्व भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत द्वंद्व रहा है। हालांकि पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रित अवगुणों को देखते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नई व्यवस्था के माध्यम से इसका समाधान निकाला। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास बनाम औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास बनाम नगरीय विकास, कर प्रधान या कर मुक्त व्यवस्था, निर्यात बनाम आयात, मुद्रास्फीति बनाम अपस्फीति, हस्तशिल्प बनाम मशीनीकरण, रुपये का अवमूल्यन बनाम अधिमूल्यन जैसे द्वंद्व सतत रूप से इसे मथते रहे और आज भी इन्हें लेकर समय समय पर भारत के समक्ष द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। उदारीकरण और विनिवेश बनाम घरेलू संरक्षणवाद का द्वंद्व एक बड़ा महत्वपूर्ण और चिरस्थायी द्वंद्व रहा है। भारत के राजनीतिक द्वंद्व भी कम नहीं रहे हैं। फिर चाहे वो आज़ादी से पहले कांग्रेस के गर्मपंथ एवं नरमपंथ का द्वंद्व रहा हो, या एक लंबे अरसे तक डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज की मांग को अथवा आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के समय संविधान की संघात्मक अथवा एकात्मक संरचना को लेकर द्वंद्व हो, समाजवाद एवं पूंजीवाद का द्वंद्व, भारत विभिन्न द्वंद्वों में उलझता और निकलता रहा है। एक संप्रभु राष्ट्र राज्य के रूप में भी भारत के सामने विविध द्वंद्वात्मक चुनौतियां उपस्थित होती रही है। बाह्य आक्रमणों के समय आक्रामक रवैया अपनाया जाए, या रक्षा क्षेत्र पर अधिक खर्च हो, या सामाजिक योजनाओं पर धर्मनिरपेक्षता के साथ धार्मिकता का समन्वय कैसे बैठाया जाए, जनजातीय क्षेत्रों को दी जाने वाली स्वायत्तता बेहतर है या समावेशी एकीकृत व्यवस्था, राष्ट्रभाषा एक ही हो या अनेक क्षेत्रीय भाषाएं, राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर हो या प्रशासनिक आधार पर, पर्यावरण संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है या आर्थिक विकास, संघीय ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है या एकात्मक व्यवस्था। इस तरह की तमाम समस्या भारत के सामने चुनौती की तरह खड़ी होती रही है। यह भी दीगर है कि भारत ने ज़्यादातर द्वंद्वों के बीच मध्यम मार्ग एवं का अनुसरण करते हुए समन्वय एवं सहकार के माध्यम से इन द्वंद्वों के बखूबी समाधान खोजे हैं। भारत धार्मिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक बेहद समृद्ध देश है। विश्व के चार प्रमुख धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन की जन्मस्थली भारत अनगिनत वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मणों, स्मृति, आरण्यकों के प्राचीन साहित्य से समृद्ध है। साथ ही समय के साथ शक, कुषाण, हुन, यमन, तुर्क, मंगोल, मुगल, अफगान जैसी बाह्य जातियों की तरह इस्लाम, ईसाई और पारसी जैसे धर्मों को इस देश ने स्वयं में सम्मान सहित समाहित किया है। भारतीय दर्शन में आस्तिकता नास्तिकता के द्वंद्व, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के द्वंद्व सदैव बने रहे हैं। जहाँ चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन नास्तिक है, वहीं सांख्यादि षड दर्शन आस्तिक दर्शन है। देखिए, जहाँ चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन नास्तिक है, वहीं सांख्यादि षड दर्शन आस्तिक दर्शन है। हिंदू धर्म जहाँ प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देता है, वहीं जैन एवं बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्ग को प्रमुख मानते हैं। 18वीं सदी का बनाम नवजागरण का द्वंद्व और पारंपरिकता बनाम नवीनता का द्वंद्व धर्म एवं संस्कृति क्षेत्र में बड़ा द्वंद्व रहा है। अंग्रेजों के सामने आपको पाश्चात्य बनाम पाश्चात्य विवाद एक बड़ी समस्या बनकर उभरा था। अंततः भारतीय परंपरा के गाय एवं शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित करते हुए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने का एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जो दीर्घावधि में भारत के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार बना। राष्ट्र के मैत्री गुप्त ने भारतीय धर्म एवं इतिहास की श्रेष्ठता के बीच पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की महत्ता को स्वीकारते हुए लिखा भी है, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखाइए। साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। उधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं राजनयिक के क्षेत्र में भी भारत का अनेक द्वंद्व दिखते हैं। पड़ोसी देशों को अधिक महत्व दिया जाए या सुदूरवर्ती वैश्विक ताकतों को, अमेरिका सोवियत बनाम गुट निरपेक्षता का द्वंद्व, सॉफ्ट स्टेट बनाम हार्ड स्टेट का द्वंद्व, आक्रामकता बनाम रक्षात्मकता का द्वंद्व, UN बनाम क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक की उदारीकृत
नीतियाँ बनाम घरेलू संरक्षणवाद आदि ऐसे अनेक द्वंद्व हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते रहे हैं। परंतु भारत विदेशी नीति के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर किसी भी ध्रुव में न फंसते हुए स्वतंत्र विकास की नीति को अपनाया था, जो बाद में भारतीय विदेश नीति का आधारभूत तत्व बनकर उभरा। सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भाषाई दृष्टि से भी भारत के एक बहुलवादी एवं बहुविध देश होने के कारण समय समय पर यहाँ बहुत से द्वंद्व उठते रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय नायकों ने जहाँ एक स्वर में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्ष लिया था, वहीं दूसरी ओर बाद में देश के कुछ हिस्सों में हिंदी विरोधी आंदोलन तक हुए। भारत ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हुए कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर भाषाई समन्वय का परिचय दिया। निसंदेह भारतीय संस्कृति के बहुलतावादी चरित्र को बनाए रखने की निरंतर आवश्यकता है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी कुछ द्वंद्व मौजूद थे, जैसे आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण को अधिक प्राथमिकता दी जाए या पर्यावरण संरक्षण को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण अधिक जरूरी है, या जलवायु परिवर्तन के सम्मेलनों में प्रतिबद्धता आदि। यहाँ भी भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए दोहा राउंड विकासशील देशों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया और दोनों द्वंद्वों के मध्य का रास्ता निकाल लिया। उपरोक्त द्वंद्वों का होना कोई आकस्मिक या अनहोनी घटना नहीं है। दरअसल वास्तविकता तो यह है कि जिस तरह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास विविध द्वंद्व एवं चुनौतियों के बीच से गुजर कर होता है, वैसे ही भारतीय राज्य का वर्तमान परिपक्व स्वरूप समय समय पर होने वाले विविध द्वंद्व, समस्याओं एवं चुनौतियों से निकला है। इन द्वंद्वों का कारण स्वाभाविक तौर पर भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति एवं समाज छिपा है। जब समाज एवं सांस्कृतिक संरचना जटिल होती है तो प्रशासन एवं शासन का तरीका भी सरल नहीं रह जाता। यह भारतीय राज्य की विविधतापूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकी दशाओं का ही प्रभाव है कि यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में पर्याप्त द्वंद्व दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ तक भारत के इन द्वंद्वों के प्रभाव का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट है कि द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप चिंतन और मंथन करना पड़ता है, पर साथ ही यह भी चिंतन और मंथन की प्रक्रिया से निकले समाधान का स्वरूप धारणीय और अस्थायी होता है। और इसका बड़ा उदाहरण भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अंगीकरण है। द्वंद्वों का समाधान यदि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया जाए, तो इनके बीच से एक श्रेष्ठ और फलदायक समाधान निकल सकता है। भारत के इन द्वंद्वों ने निरंतर भारत को परिपक्व और मजबूत किया है। भारत ने इन द्वंद्वों की चुनौतियों का समाधान माध्यम मार्ग अपनाते हुए खोजा है। वस्तुतः इन सभी द्वंद्वों का निदान कहीं बाहर नहीं, अपितु भीतर ही निहित है। प्राचीन भारत दर्शन के दो सिद्धांत अनेकांतवाद और मध्यम मार्ग भारत के इन द्वंद्वों के निदान के प्रमुख उपकरण बनकर उभरे हैं। अनेकांतवाद कहता है कि सभी मत या दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, कोई भी दृष्टिकोण पूर्णतः उचित या अनुचित नहीं हो सकता। अतः किसी भी अवधारणा को उसके सभी दृष्टिकोण के साथ समझना चाहिए। और उधर मध्यम मार्ग दोनों अतिवादी रास्तों के बीच से एक सरल और समन्वयात्मक रास्ता की ओर ले जाने की वकालत करता है। भारत अपने लगभग हर द्वंद्व का निदान उपयुक्त दोनों सिद्धांतों की सहायता से किया है। भारत ने द्वंद्व के कारणों एवं समस्याओं को हर दृष्टिकोण समझकर एक मध्यम एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मार्ग निकाला, जो आगे कारगर साबित हुआ। आज भी भारत के समक्ष अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व मौजूद है, जिनका निदान भी विवेक, समझदारी, मध्यम मार्ग की सहायता से ढूंढे जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। सबको आगे यहाँ पर देखिए, फिर आगे हम देखें क्या कि भारत मीडिया कॉर्पोरेट स्वार्थ का प्रतिनिधि या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। देखिए, लोकतंत्र का प्रहरी माने जाने वाले मीडिया का महत्व निम्न पंक्तियों में ढूंढा जा सकता है। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देखिए यहाँ पर क्या है, उपरोक्त पंक्तियाँ दर्शाती है कि मीडिया बड़े से बड़े हथियार से लड़ने में सक्षम है, चाहे वो उपनिवेशवादी सरकार हो या तानाशाह का गरूर, आज़ादी दिलाने की बात हो या सुशासन लाने की कल्पना, समाज की कुरीति हो या आधुनिकता की फुहरता, विधायिका हो या न्यायपालिका, सभी के चेक एंड बैलेंस महत्वपूर्ण है। तभी शायद वाल्टर मिल गांधी जैसे विचारकों ने मीडिया की स्वतंत्रता को पूरा महत्व दिया। किंतु जब पेड न्यूज, टीआरपी की फुहरता, उपभोक्तावादी संस्कृति, अंधाधुन प्रसार एवं एडवर्टाइजमेंट का पूर्णतः मीडिया पर हावी होता है, तो लगता है कि मीडिया मार्ग भटक कर कॉर्पोरेट का प्रतिनिधि बन गया है। आज की मीडिया का प्रवंचित व ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र को अपने
पन्नों से बाहर करने का दोषी भी पाया जाता है तो लगता है कि मीडिया नोबल कार्य भूल बिजनेसमैन बन गया। हालांकि मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले गहन एवं विस्तृत चिंतन एवं बहस की जरूरत है। हमें जानना होगा कि मीडिया है क्या। देखिए, क्या इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया? क्या वह इस भूमिका को अदा कर पाए, फिर या फिर 99 के फेर में पड़कर कॉर्पोरेट का रूप बन गया? आखिर क्या कारण है जिसने मीडिया पर यह आरोप लगाने के लिए मजबूर किया? तो फिर उपायों की बात भी जरूरी मान जान पड़ती है। लोकतंत्र का केंद्र बिंदु लोग की इस मुद्दे पर क्या राय रखे, यह भी चिंतनीय है। उपरोक्त प्रश्नों का अध्ययन देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में करना होगा, जिसका आरंभ राष्ट्रवाद के ज्वाला के रूप में देखा जा सकता है। औपनिवेशिक शासन का दौर भारत में रहा हो या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, शोषण हर जगह था जिसका विरोध राष्ट्रीय आंदोलन ने किया पर राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज़ को बुलंदी मीडिया ने ही दी, जिसमें भारत के संदर्भ में अमृत बाजार पत्रिका, मराठा केसरी को देखा गया। आज़ादी के बाद के युग में भी मीडिया की भूमिका लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में रही, यद्यपि आज इसका आकार अत्यधिक विशाल हो चुका है। वर्तमान में मीडिया में रेडियो, टीवी, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल आदि शामिल है, जिसमें हाल में सोशल मीडिया को शामिल करने पर वाद विवाद बना हुआ है। मीडिया द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा करने, वाद विवाद संवाद का मंच प्रदान करने, जनता को जागरूक करने आदि भले कामों के लिए उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, किसी लोकतंत्र की प्रगतिशीलता का आधार है कि वहाँ प्रेस की कितनी स्वतंत्रता। इससे सब समाज में मीडिया की स्वतंत्रता की खूब मांग हुई। हालांकि अब समय मीडिया के कार्यों की समीक्षा का, जहां भारतीय मीडिया की कुछ उपलब्धियों तो कुछ डार्क मैटर भी विद्यमान है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में मीडिया ने दलों के एजेंडे का प्रसार करने, सरकार की कार्यप्रणाली दिखाने, न्यायपालिका में लंबित 3 करोड़ मामलों पर बहस कराने, 2G कोलगेट व्यापार जैसे घोटालों से अवगत कराने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर सच को तोड़ने मरोड़ने का काम भी किया है, जिसमें कॉर्पोरेट की छाया स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। जैसे तमिलनाडु चुनाव में सामने आए पेड न्यूज़ के मामले एवं मीडिया कॉर्पोरेट राजनीतिकों के गठजोड़ के मुद्दे महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका कार्यों में हस्तक्षेप, जैसे तलवार केस, अरुणा शाहबाग केस में हुई मीडिया ट्रायल का मामला। समाज के क्षेत्र में भी मीडिया के चमकदार एवं स्याह पक्ष दोनों है। देखिए, समाज के क्षेत्र में भी मीडिया के चमकदार एवं स्याह पक्ष दोनों है, जहाँ मीडिया सनसनीखेज खबर देने तथा कथित धर्म गुरुओं को मंच देने एवं वाणिज्य में बढ़ावा देने के प्रचार का माध्यम बनता जा रहा है, और जिसके दायरे में गरीब तबका, ग्रामीण क्षेत्र एवं जनजातीय बस्ती अब नहीं रही। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी की मौत का जुमला जुबान तक ना पहुंचा, किसी की मुस्कुराहट सुर्खी एक खास बन गई। मीडिया का यह बढ़ता मूल्य इस और इंगित करता है कि वंचित वर्ग या वर्ग को दिखाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उनकी TRP रेटिंग शहरों की चकाचौंध, न्यू लाइफ स्टाइल, उपभोक्तावादी संस्कृति लाइट दिखाने से होगी। हालांकि भारतीय मीडिया का एक भाग सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी प्रेरित है। जैसे उत्तर पूर्व एवं उत्तर भारत के डायन घोषित करने की प्रथा, बालिकाओं की हत्या, जेंडर न्याय आदि मुद्दों को भी दर्शाता है। हाल में NDTV इंडिया द्वारा भारत में विधवाओं की स्थिति पर स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित करना इसका उदाहरण है। उल्लेखनीय की स्थिति विश्व अर्थ का युग कहा जाता है, जिसने मीडिया को भी नहीं छोड़ा, जहाँ मीडिया घराने ट्रूथ से ज़्यादा टर्न ओवर को लेकर चिंतित है, जिसे पेज 3 जैसी फिल्म में बखूबी दिखाया गया। किंतु मीडिया द्वारा मनरेगा में न खर्च हुए धन का ब्यौरा उजागर करने एवं सूखे क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को जमीनी धरातल दिखाने में योगदान रहा है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा, क्योंकि सरकार की जवाबदेहिता दर्शाने में मीडिया की अगुवाई महत्वपूर्ण है। वहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में उपभोक्तावादी सांस्कृतिक विकास, जैसे फलां तेल से कायापलट का दावे के साथ राजनीतिक संस्कृति के विस्तार पर बल दिया, जिसमें मीडिया वोट की महत्ता बताती दिखती। हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन दिवाली मनाने, पटाखे का विरोध करने एवं पेड़ लगाने कार्यक्रमों को प्रेरित करती दिखी। यहाँ बिहार के टॉपर घोटाले को जनता के समक्ष लाकर भारतीय शिक्षा पद्धति की पोल खोलने का काम भी किया। ग्रामीण क्षेत्र के मांझी द्वारा पत्नी की लाश पैदल ले जाने के मुद्दे को सही तक पहुँचाया, तो वहीं अमन गुप्ता की कोटा में आत्महत्या का मामला। हालांकि मीडिया ने हमारे ज्ञान को एक तरफा बनाने का काम भी किया, पर हमने भी चटपटी खबर को पसंद किया, अर्थात गलती समाज की भी रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, हम वही देखते हैं जो हमें मीडिया दिखाती है। मीडिया कॉर्पोरेट का प्रतिनिधि बनने का मामला मात्र भारतीय मीडिया के साथ नहीं, बल्कि CNN, IBM से भी जुड़ा है, जिसमें न्यूज़ एवं फैशन वर्ल्ड का अंतर कर पाना ही कठिन हो गया है। पर पनामा पेपर खुलासा भी इस कॉर्पोरेट नेतृत्व वाली मीडिया ने ही किया है। देखिए, उपरोक्त बहस पक्ष विपक्ष दर्शाता है कि मीडिया की भूमिका पर ब्लैक या व्हाइट का दिया जाना कठिन है। इसके बीच का ग्रे क्षेत्र है, जिसमें लोकतंत्र एवं कॉर्पोरेट दोनों शामिल
शामिल है महत्वपूर्ण है। अब मूल काम मीडिया को सुधार का, जिसमें मीडिया स्वयं कार्य करता है। उसे समझना होगा कि वित्त का विस्तार करना जितना जरूरी है उतना ही जनता तक सच पहुंचाकर अपना दायित्व निभाना है। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वतंत्रता की उड़ानों के साथ जिम्मेदारी की जड़ें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वतंत्रता की उड़ानों के साथ जिम्मेदारी की जड़ें भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता की उड़ानों के साथ जिम्मेदारी की जड़ें भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मीडिया को स्वमूल्यांकन करना होगा। अपराध की स्थिति में सजा का प्रावधान भी जरूरी है, इसलिए पेड न्यूज़ को अपराध की श्रेणी में लाना महत्वपूर्ण है। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि मीडिया को फास्ट के साथ राइट होना भी जरूरी है एवं सनसनीखेज दुनिया से भी बचना जरूरी है। यह नागरिक की भूमिका असंदिग्ध है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार लोग है। यदि वे समझ जाए कि कौन सा खबर कॉर्पोरेट का परिंदा है और एवं कौन से लोकतंत्र की नींव, तो मीडिया भी बहुत समय तक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। उसे लोकतंत्र का प्रहरी बनने पर विवश होना पड़ेगा। अतः उसे टर्नओवर के साथ ट्रुथ दिखाना होगा एवं सत्यनिष्ठ बनाना पड़ेगा। यद्यपि इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को मीलों की यात्रा करनी होगी एवं स्वयं को सशक्त करना होगा, तभी शासन के सभी अंग मीडिया सहित प्रतिबद्ध, पारदर्शी एवं प्योर होंगे। यह काम देखिए, यह काम कठिन है पर नामुमकिन नहीं, जिसकी प्रेरणा दुष्यंत कुमार की इस पंक्तियों से ली जा सकती है। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसको यहीं तक रखिए।